जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो अगर हाल ही दिनों में आपका एग्जाम है जहां पर साइंस पूछा जाता है, या सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए, बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइपेज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। एक ऐसा एंजाइम है जो वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है या मुख्यतः अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। तो एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है लार्वा अग्नाशय में। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, अग्नाशय से स्त्रावित होता है। और राइबोन्यूक्लियस या आरएनए का अपघटन है। तो ये सब चीज भी ध्यान रखिएगा, ध्यान एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हार्मोनों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि हार्मोनों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ हार्मोन्स किसे कहते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं। हार्मोन शरीर में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ हैं। इन ग्रंथियों और हार्मोनों के कार्य, प्रभाव और नियंत्रण का अध्ययन एंड्रोक्राइनोलॉजी कहलाता है। जो वैज्ञानिक इनका अध्ययन करते हैं उन्हें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं अध्ययन जो एग्जाम में पूछता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। और तारों और ब्रह्मांड का अध्ययन जो है एस्ट्रोनॉमी कहते हैं इसको। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आपसे पूछा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंदक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारी जल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2O, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य तेज न्यूट्रॉन को धीमा करना होता है ताकि वह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में सहायक बन सके। मंदक न्यूट्रॉन की गति को कम करके अधिक प्रभावी विखंडन में सहायता करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जेम्स वाट्स ने स्टीम इंजन की खोज की थी, यह सही है। जे.एल. बेड टेलीविजन की खोज की, यह भी सही है। ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक थे, यह भी सही है। मैडम क्यूरी डायनामाइट दिया, तो यह गलत हो जाएगा। डायनामाइट की खोज जो की थी अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी और उन्हें रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ना कि मैडम क्यूरी ने। बाकी जेम्स वाट्स स्टीम इंजन में सुधार, जे.एल. बेड यांत्रिक टेलीविजन के आविष्कारक और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक, ये सभी विकल्प सही है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का मात्रक क्या है। आपसे पूछा है कि विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का मात्रक क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओम। ओम जो है विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम का चिन्ह जो होता है ओमेगा होता है। ओमेगा ओम का चिन्ह होता है। विद्युत इकाइयों से संबंधित चलिए आपको महत्वपूर्ण बताते हैं जो एग्जाम में पूछता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। विभवांतर की इकाई वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होती है ओम होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। और अभी हम लोग कल के सेट में पढ़े थे कि एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की इकाई कूलाम्ब है। धारिता की इकाई फैराड है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग को नहीं पता। अगर पता है तो यस लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है फेबर है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है।
आपसे पूछा है कि विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन सी को जो जानते हैं वो एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। रेटिनल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है या जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में और कार्य करने और घाव भरने में मदद करता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। यह अधिक मात्रा में नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, अमरूद आदि में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है त्वचा की ऊपरी परत मुख्यतः किससे बनी होती है। आपसे पूछा है कि त्वचा की ऊपरी परत मुख्यतः किससे बनी होती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं। मानव त्वचा की सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। यह मुख्यतः एपिथेलियल ऊतक से बनी होती है। ये कोशिकाएं शरीर को बाहरी पर्यावरण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत में मौजूद मृत कोशिकाएं केराटिन नामक प्रोटीन से भरपूर होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में किस परत को क्षति पहुंचाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो अधिकांश प्रीजो और एसी में पाए जाते हैं, ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आपसे पूछा कि यह जो है वायुमंडल के में किस परत को क्षति पहुंचाते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल में। समताप मंडल को क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी एक प्रकार की मानव निर्मित गैस है जो फ्रिज, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे आदि में उपयोग होती हैं। जब सीएफसी वायुमंडल में ऊपर उठती हैं तो ये समताप मंडल तक पहुंचती हैं जहां ओजोन परत स्थित होता है। यहां पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें से सीएफसी टूटते हैं और क्लोरीन परमाणु मुक्त करते हैं, या क्लोरीन ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़कर ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है। तो समताप मंडल क्या है? तो वह परत जहां ओजोन परत मौजूद होता है। ओजोन परत हानिकारक यूवी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रेडान गैस किस तत्व के विघटन से बनती है। आपसे पूछा है कि रेडान गैस जो है किस तत्व के विघटन से बनती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियम। रेडान एक रेडियोधर्मी निष्क्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 86 होता है। जिसका परमाणु क्रमांक 86 होता है। यह गैस रेडियम 226 के स्वाभाविक विघटन से उत्पन्न होता है। क्या किससे उत्पन्न होता है? तो रेडियम 226 के स्वाभाविक विघटन से, रेडियम 226 के स्वाभाविक विघटन से रेडान प्लस अल्फा कण जो है बनता है। रेडियम स्वयं यूरेनियम श्रृंखला का उत्पाद है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से यूरेनियम भी रेडान के सूत्र में भूमिका निभाता है। रेडान गैस जो है गंधहीन, रंगहीन और रेडियोधर्मी होता है। इसका अधिक मात्रा में संपर्क फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा या सेट या ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सामान्य नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग जो है एंटासिड के रूप में, यानी कि पेट की अम्लता को कम करने के लिए और हल्का जुलाब यानी कब्ज से राहत दिलाने के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रासायनिक यौगिकों की विद्युतीय चालकता का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है। आपसे पूछा है कि रासायनिक यौगिकों की विद्युतीय चालकता का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंडक्टोमीटर से। कंडक्टोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग रासायनिक यौगिकों की विद्युत चालकता मापने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब वह जल में घुले होते हैं। कैसे काम करता है? या किसी विलयन के आयनिक संचालन को मापता है। यदि कोई यौगिक आयनिक होता है तो वह जल में घुलकर विद्युत धारा प्रभावित करता है और यह माप कंडक्टोमीटर करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो वोल्टमीटर वोल्टेज मापने के लिए होता है, एमीटर धारा मापने के लिए होता है, गैल्वोमीटर बहुत ही कम धारा का पता लगाने के लिए होता है, कंडक्टोमीटर विद्युत चालकता मापने के लिए होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं। आपसे पूछा है कि रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। रंगहीन लवक जो कहलाते हैं वो ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। ल्यूकोप्लास्टिड वह प्लास्टिड होते हैं जो रंगहीन होते हैं, इनमें कोई वर्णक नहीं होता, मुख्य रूप से भंडारण कार्य करते हैं। ये जड़ों, कंदों, बीजों आदि में पाए जाते हैं। प्लास्टिड के प्रकार अगर आपको बताएं तो क्लोरोप्लास्ट, इसकी विशेषता क्या है? तो यह हरे रंग के क्लोरोफिल के कारण
कारण होता है, प्रकाश संश्लेषण में इसका प्रयोग होता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है, तो पीले, नारंगी, लाल रंग के फूलों और फलों का रंग देना। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, तो ल्यूकोप्लास्ट की जो है रंगहीन शर्करा वसा प्रोटीन का भंडारण करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए आपको उत्सर्जन अंग जानना होगा। उत्सर्जन अंग वह अंग है जो शरीर से मल, मूत्र, पसीना, CO2 आदि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। फेफड़े जो है या CO2 और पानी वाष्प के रूप में उत्सर्जित करता है। त्वचा जो है पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ निकालती है। बड़ी आंत मल के रूप में अपशिष्ट निकालती। छोटी आंत जो है या मुख्य रूप से पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, उत्सर्जन का कार्य नहीं करती। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। छोटी आंत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पाचन में सबसे पहले कौन सा एंजाइम क्रियाशील होता है। आपसे पूछा है कि पाचन में सबसे पहले कौन सा एंजाइम क्रियाशील होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैलिवरी एमाइलेज। पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती, कहां से, मुख से शुरू होती है। लार में पाया जाने वाला सैलिवरी एमाइलेज सबसे पहला एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि विशेष रूप से स्टार्च है जो माल्टोज जैसी सरल शर्कराओं में तोड़ना शुरू करता है। पेप्सिन जो है पेट में प्रोटीन को तोड़ता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होकर प्रोटीन को और छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। लाइपेज वसा को तोड़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या काम में लेते हैं, कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ देख सकता है लेकिन पास की वस्तु धुंधली दिखती है। इसका कारण नेत्र गोलक का आकार छोटा होना या लेंस की वक्रता कम होना जिसमें प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। इस दोष को सुधारने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर यहीं पर होता निकट दृष्टि दोष तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते। ये भी ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य की मांसपेशियों में थकावट किस पदार्थ के कारण होती है। आपसे पूछा है कि मनुष्य की मांसपेशियों में थकावट किस पदार्थ के कारण होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अधिक व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एनारोबिक रिसेप्शन होता है। इसमें ग्लूकोज टूटकर लैक्टिक एसिड बनाता है जो थकावट और जकड़न का कारण होता है। मांसपेशियों में थकावट का मुख्य कारण क्या है, लैक्टिक एसिड का जमाव है। लैक्टिक एसिड किस प्रक्रिया में बनता है, तो एनारोबिक श्वसन के दौरान। थकावट दूर करने के लिए क्या जरूरी है, पर्याप्त ऑक्सीजन। एनारोबिक श्वसन का स्थान मांसपेशियों की कोशिकाओं में है। यूरिक एसिड क्या है, तो गुर्दों में उत्सर्जन से जुड़ा होता है, थकावट से नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी कि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वह जो दर्पण होगा वह उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। उत्तल दर्पण वह होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है। उसमें बनने वाली छवि सदैव होती है आभासी, सीधी, वास्तविक वस्तु से छोटी। इसलिए यदि आप दर्पण में अपनी छवि को अपने से छोटी देखते हैं तो वह उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में बनने वाली छवि सदैव छोटी, सीधी और आभासी होती है, ध्यान रखिए। अवतल दर्पण में छवि वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती, कभी बड़ी, कभी उल्टी, कभी सीधी दिखती है। समतल दर्पण में छवि समान आकार की ओर सीधी होती है। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के पीछे देखने वाले शीशों में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। आपसे पूछा है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार्सियम। स्टार्सियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पटाखों में स्टार्सियम या इसकी लवण जैसे स्टार्सियम नाइट्रेट का प्रयोग चमकदार लाल रंग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पटाखों में लाल रंग का कारण जो है स्टार्सियम है। अगर ये पीला रंग दिखाई दे तो सोडियम उसका कारण होगा। सोडियम से पीला रंग दिखाई दे, क्या, पीला रंग दिखाई देगा। और यहीं अगर आपको बताएं कि हरा रंग, तो हरा रंग बेरियम कारण होगा। हरा रंग बेरियम कारण। कापर जो है नीला रंग से कारण होगा। चमकदार सफेद फ्लेश या मैग्नीशियम या एल्युमिनियम के कारण। चमकदार सफेद फ्लेश जो है
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दर्पण में प्रतिबिंब का उल्टा दिखाई देने का कारण क्या है। आपसे पूछा है कि दर्पण में प्रतिबिंब का उल्टा दिखाई देने का कारण क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परावर्तन इसका कारण होगा। जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से टकराता है तो वह वापस लौटता है, इसे परावर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया के कारण दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह दाएं बाएं में उल्टा दिखाई देता है, इसे दर्पणीय प्रतिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप दर्पण के सामने खड़े होकर दाएं हाथ उठाते हैं तो दर्पण में आपको बायां हाथ उठता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा कि अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदासीनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक अम्ल और एक क्षार आधार आपस में मिलकर नमक और जल बनाते हैं। एसिड और बेस जो मिलकर क्या बनाते हैं, नमक और जल बनाते हैं। जैसे कि HCl जो कि क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या एक एसिड हो जाएगा और बेस हो जाएगा। क्या बनाएंगे मिलकर, तो बनाएंगे NaCl मतलब नमक प्लस H2O यानी कि पानी। तो अम्ल और क्षार मिलकर नमक प्लस जल उदासीनीकरण अभिक्रिया का या उदाहरण। इस अभिक्रिया में पीएच संतुलित हो जाता है यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। तो ये रहे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रेलवे के एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न होते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इन सभी का राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स, इन सभी का राइट आंसर जो है आप लोग को आना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसके बारे में जो भी कुछ जानते कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।